नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और महागठबंधन की करारी हार हुई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते महागठबंधन को इतनी खराब हार झेलनी पड़ी? और ऐसे कौन से कारण थे जिसके चलते एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस प्रचंड जीत के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। पहले तो दर्शकों को छोटा सा ब्रेकअप एक समझा दीजिए और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के क्या कारण रहे जी। और जो छोटी पार्टियां जो जिनमें कुछ में उभार देखा गया और कुछ जैसे जनसुराज उम्मीद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ? इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पहले हम लोग इन कारणों पर चर्चा करें। पहले बताइए कि ब्रेकअप क्या रहा, फाइनल ब्रेकअप आप अभी तक जो आपके पास है। देखिए, चुनाव नतीजे जो है वो बिल्कुल एक तरफा है। मतलब स्वीप, क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो क्लीन स्वीप कर दिया है पूरी तरह से। और महागठबंधन जो है कहीं मुकाबले में दिख नहीं रहा है, कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखा है। जो टैली आई है वो है भारतीय जनता पार्टी 89 89 सीट, यानी पिछली बार जो 74 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए 15 सीटों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को। जनता दल यूनाइटेड, इसने बड़ी छलांग लगाई है। 40 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को हुआ है। माफ कीजिएगा, 40 नहीं बल्कि 42 सीटें, 85 सीटें जीती है। जो नतीजे आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो खसक कर 25 पे आ गई है, यानी 75 सीटें जीती थी। एक दो विधायक चले गए थे दूसरी तरफ, लेकिन हम 2020 के नतीजों की बात करें तो 75 सीटें थी, वो घटकर 25 सीटों पर आ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी जिसने एक सीट जीती थी पिछली बार, और वो भी जो है वो जदयू में शामिल हो गए थे, तो वो 19 सीटें इस बार जीती हैं। 29 सीटों में 19 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जीती है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है, 6 सीटें जीती हैं, 19 सीटें पिछली बार जीती थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एमआईएम जो है, इसने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। सीटें बदल जरूर गई हैं लेकिन नंबर वही है। 5 पिछली बार जीती थी, इसमें से 4 जो है आरजेडी में चले गए थे। इस बार फिर से जो है जबरदस्त वापसी की है इस इलाके में, खासकर सीमांचल का जो इलाका है उसमें 5 सीटें जीती हैं। हम जो एनडीए का पार्ट है, 5 सीटें जीती हैं उसने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 4 सीटें जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएमएल, उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत गिरा है। 12 सीटों से 2 सीटों पर आ गया, 2 सीटें जीते। आईआईपी ने 1 सीट जीती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो नई पार्टी है, अब ये आईपी गुप्ता वाली सीट है या कोई और सीट है, ये हम देखकर बताएंगे आपको। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 1 ही सीट जीत पाई है। बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी उपस्थिति हमेशा दिखाती है। तो ये टोटल टैली है। एनडीए जो है, अगर टोटल की बात करें हम लोग, तो एनडीए के खेमे में 200 का आंकड़ा जो है करीब करीब छू लिया है। खालिद जी, अब इसी पर हम लोग आगे चर्चा, चूंकि टैली तो साधारण में हम लोग बता दिए, बहुत सारी चीजें पहले से ओपन है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महागठबंधन की इतनी बड़ी हार के क्या कारण रहे और एनडीए की जीत के क्या कारण रहे। आप 5 जो सबसे आपकी नजर में जो बड़े कारण हैं, इस जीत और हार के 5 महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़े कारण, वो आप बताइए। देखिए, महागठबंधन का जो सबसे बड़ा कारण हार का मैं मानता हूं वो है
निर्णय क्षमता की कमी, समय पर निर्णय लेना और सटीक निर्णय लेना, ये सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आई। पहले निर्णय लेने में आप सक्षम अगर होते हैं, समय पर निर्णय ले लेते हैं तो उसका असर भी दिखता है। तो निर्णय क्षमता की बहुत कमी थी, डिसीजन मेकिंग बहुत उसमें असमंजस की स्थिति थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं वो है अपरिपक्व नेतृत्व, इमेच्योर लीडरशिप। यानी तेजस्वी यादव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया गया और उनको इंडिपेंडेंस ही एक तरह से दे दी गई, लेकिन अपरिपक्वता जो है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है और डिसीजन मेकिंग में भी ये दिख जाती है। और तीसरा जो मुझे लगता है जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है गठबंधन में एकजुटता की कमी। हर स्तर पे एकजुटता की कमी दिखी है। वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने निकाली थी, उस वक्त जो एकजुटता दिख रही थी, जो हवा बनी थी, जो एक तरह का करंट सा बना था, उसको इनकैश करने में महागठबंधन बहुत नाकामयाब रहा। और जो चौथा कारण मैं मानता हूं महागठबंधन की हार का, वो अपनी जो योजनाएं है ना, जो अपनी योजनाएं उन्होंने घोषणा की, उसको धरातल पर समझा नहीं पाए, लोगों को समझा नहीं पाए कि एक परिवार में, हर एक परिवार में एक नौकरी की अगर हम वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे ये संभव है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत अच्छा दाव था, लेकिन समझाने की जरूरत थी, लॉजिक देने की जरूरत थी, क्योंकि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो होना ही चाहिए। तो उस एतबार से अगर हम लोग आंकड़े देखें तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं समझा पाए, क्योंकि मैट्रिक करना आवश्यक है सरकारी नौकरी के लिए। जो एमटीएस की भर्ती होती है, प्यून की भर्ती, 4th ग्रेड एम्प्लॉय जिसको हम लोग, आजकल 4th ग्रेड नहीं है, तो डी ग्रुप जो होता है उसमें भर्ती के लिए मैट्रिक। तो कितने लोग मैट्रिक हैं? मैट्रिक जो कर चुके हैं उन्हीं को तो नौकरी देने की बात है। फिर उसके बाद परिवार के अंदर एक बात है, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये बड़ा मुद्दा था और युवाओं को ये बहुत प्रभावित कर सकता था, युवाओं के वोट को ट्रांसफर कर सकता था, जिससे जो पैरेलल स्थिति बनती, जो महिलाओं का वोट जो उधर गया है, महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत बहुत अधिक हुआ है, ओवरऑल मतदान प्रतिशत अच्छा रहा इस बार, लेकिन जो महिलाओं का प्रतिशत है पुरुषों की तुलना में वो ज्यादा रहा। और उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है कि भाई नीतीश कुमार के साथ वो गोल बंद होंगे, कई सारे निर्णय उसके लिए कारण है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो स्कीम थी, इसको धरातल पर उतारना था, तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो सका। और चौथा, माफ कीजिएगा, पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सीटों का बंटवारा। गठबंधन में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है ना, और ये दिखना कि आप एकजुट नहीं है, आप एकजुट नहीं है, और आप अपने गठबंधन को अगर एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है, तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। और ये तमाम कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये हार हुई है। खालिद जी, आपकी बात से सारी बातें लगभग सही हैं और काफी बातों से हम बहुत अच्छे से एग्री भी करते हैं। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा दृष्टिकोण माने थोड़ा अलग है। यदि हम अपने 5 मुद्दे गिनाएं तो मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री बीच की जो पॉलिटिक्स की, जो अभी बहुत पॉपुलर हो गई है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स हुई, सरकार लौटी। झारखंड में सेम पॉलिटिक्स हेमंत सोरेन ने की, फ्री बीच की पॉलिटिक्स, उनकी सरकार वापस आ गई। महाराष्ट्र में फ्री बीच की पॉलिटिक्स की गई, वहां भी सरकार लौटी। और यहाँ पे वो बिहार में भी उसका प्रभाव दिखे। वहां हिमाचल के चुनाव में भी ये हुआ था कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स पे ही सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी। तो एक तरह से दिल्ली में शुरुआत इसकी अरविंद केजरीवाल ने की थी। लेकिन एक तरह से ये जो है ना, बड़ा पॉपुलिस्टिक हो गया है, पब्लिक को अट्रैक्ट करने का। और जो फ्री बिजली और फ्री 10,000 रुपया जो मिला है, उसने गेम चेंजर वो साबित हुआ है। तो पहला तो ये कारण रहा। दूसरा कारण जंगल राज का भय। आज भी एक तो जो लालू यादव के दौर में रह चुके हैं, जिन्होंने उसको महसूस किया है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सशंकित रहते हैं।
डेवलपमेंट को लेकर सशंकित रहते हैं। तमाम वादों के बावजूद उनके मन में एक भय, एक खौफ रहता है जनरल राज का, और उसको खूब अच्छे से चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू भुनाते भी हैं। यदि भूले भी लोग रहते हैं तो याद दिलाया जाता है सेनारी का कांड, उसका कांड, जितने नरसंहार हुए उसका कांड, गांव में क्या हुआ, और लोग भूलते हुए भी याद कर लेते हैं, चंपा विश्वास कांड, तो ये कांड वो कांड, और बड़े बड़े। तो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम जो था उसका डर, उसका खौफ लोगों के मन में रहता है। तो सेकंड ये खौफ कि उस भय से लोग उबर नहीं पाए, चाहते हैं लेकिन लास्ट में आते आते लोग फिर से एक बार भयभीत हो जाते हैं, और उसमें कुछ योगदान महागठबंधन के नेताओं का भी रहता है, जो रंगदारी और दबंगई वाली भाषा यूज करके एक तरह से पब्लिक को कैटलिस्ट बन जाते हैं। वो फायदा पहुंचाने के बजाय अपने दल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तीसरा जो आपने कहा, तीसरा मेरा मुद्दा जो था, हमको लगता है कि महागठबंधन की शुरुआत, चूंकि आप उसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम यहाँ डिफर करते हैं कि एक फेक नैरेटिव से शुरू हुई, जो एसआईआर का नैरेटिव, हम उसको फेक मानते हैं। इसलिए फेक मानते हैं कि देखिए, बिहार का ये मुद्दा था ही नहीं, वोट चोरी का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं था। यदि वोट चोरी होती या हुई थी तो 55 लाख लोगों के, 56 लाख लोगों के नाम कटे। यदि 1 लाख लोगों को भी राहुल गांधी और तेजस्वी सामने लाके खड़ा कर पाते, आप कितना भी चिल्लाते हैं, पब्लिक आ ही नहीं रही है सामने। 2-4 लोग के आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग में मतदाता सूची में गड़बड़ियां होती हैं, पहले भी होती रही, आज भी हुई हैं, लेकिन छिटपुट हुई हैं। यदि एक साथ आप बड़ी संख्या में, मास में लोगों को नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं आपका फेल्योर है, आपका मुद्दा फेक साबित हुआ। जो मुख्य मुद्दे थे बिहार के, उस पर ये लोग बहुत लेट पहुंचे, ये एसआईआर पर ही अटके रह गए, और जो बेरोजगारी, पलायन या बाकी जो एक्चुअल मुद्दे थे बिहार के डेवलपमेंट के, वो मुद्दे पीछे छूट गए। बाद में इनको समझ में आया, इन्होंने टेकअप किया उस मुद्दे को, लेकिन आनन फानन में आधा अधूरा टेकअप किया। जो आपने कहा, बहुत अच्छे से कहा, कि इन्होंने जो घोषणाएं की, जो वादे किए, उसका ब्लूप्रिंट ये तैयार ही नहीं कर पाए। आनन फानन में कह दिया कि हम 30,000 दे देंगे, हम इतनी नौकरी दे देंगे। जब पत्रकार सवाल पूछते थे कि भाई हर परिवार को आप नौकरी दीजिए, आप ब्लूप्रिंट क्या है, तो ये बता नहीं पाते थे। तो इसलिए नहीं बता पाते थे कि लास्ट आवर में तैयार किया गया था मुद्दा, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की गई थी, और आनन फानन में घोषणाएं कर दी गई थी। जब इनको लगा कि 10,000 वाला मुद्दा बहुत कारगर हो रहा है, तो इन्होंने तुरंत बढ़ाया, उसको 30,000 किया, लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी। एक और जो चौथा मुद्दा था, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की हठ ने कांग्रेस से दूर कर दिया। कांग्रेस दिल से चुनाव नहीं लड़ी है इसमें। क्यों हट? आप जब सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़े ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आपकी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा आती, तो मुख्यमंत्री पद मिलता ही आपको। एन चुनाव के वक्त इस तरह का ठान के, लड़ाई करके, और खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाए ही मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री घोषित करवाते, तो एक कहीं ना कहीं दरार पड़ी दोनों पार्टियों के बीच में, समन्वय की कमी आ गई। कांग्रेस ने अपना हाथ धीरे खींच लिया, एक तरह से तेजस्वी अकेले मैदान में डटे, और कई जगह फ्रेंडली फाइट हुई, तो उसका खामियाजा इन लोगों को उठाना पड़ा। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में ये लोग एकजुट दिख रहे थे, यदि उसी एकजुटता के साथ लड़े होते चुनाव में भी, तो वो, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से हमको ऐसा लगता है कि आरजेडी को यहाँ दादागिरी नहीं करनी चाहिए थी। जो जिद करके पहले से घोषित करवा लेने से क्या है, आपकी सीटें यदि आती तो आप ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री बन जाते जी। लेकिन आप किसी पर दबाव बना के, चढ़ाई करके आपने ऐसा किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा सहयोगी पार्टी के साथ। तो एक तो ये, और सबसे लास्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण रहा, वो ये रहा कि ये तो अपने असंतुष्टों को नहीं मना पाए। एक तो इनके पास संगठन, साधन, सब चीज का थोड़ा कमी रहा, कांग्रेस भी थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और उसके अलायंस, स्पेशली भाजपा, अमित शाह 17, 18, 19 दिन तक लगातार बिहार में डेरा डाले रहे, और हर जगह जो असंतुष्ट थे उन्होंने पर्सनल उनसे बात की, बूथ मैनेजमेंट को अच्छा रखा, और जो असंतुष्ट लोग थे, जो बागी थे, उनको मनाया और अपने पक्ष में मोड़ लिया। तो क्या हुआ
कि इनके जो बागी लोग थे वो शांत हो गए और पूरी ताकत से चुनाव में जुटे, और इनके जो बागी थे वो वैसे ही रह गए, चुनाव बिखर गया इनका। बिल्कुल। तो ये जो है 5 कारण मतलब खालिद जी मेरे हिसाब से ये 5 कारण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये प्रस्तुत करने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन 4 कारण तो आपने वही बताए जो मैंने भी बताया। हाँ, बिल्कुल, एक एसआईआर वाला जो मुद्दा है आपने वो थोड़ा सा अलग से मेंशन किया, तो मैं उसको थोड़ा सा काउंटर कर लेता हूं अपने ढंग से। देखिए, एसआईआर को लेकर जो भी माहौल बनाया गया, ये चुनावी मुद्दा नहीं था, ये चुनावी मुद्दा नहीं था, इस पे वोट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी तो गलत थी ही, लेकिन इसका फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि लोग जो हैं, लोगों का मानस से अपने वोट के अधिकार को लेकर तैयार हुआ, और जो वोट प्रतिशत में आप वृद्धि देखती हैं, देखिए रिएक्शन भी आया, थैंक्स टू जो सो कॉल्ड दल हैं जिन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया। तो एसआईआर की प्रक्रिया से लोगों में कम से कम ये जागरूकता आई। इलेक्शन कमीशन अभी तक तमाम तरह के मेहंदी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिताएं कराता रहता है, तो वो भराऊ टाइप का कार्यक्रम होता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इस बार इस एसआईआर की प्रक्रिया से और उसको लेकर जो माहौल बना है ना, आरोप ही सही, लेकिन एक माहौल बना, उससे एक जागरूकता आई लोगों में। ये जागरूकता है कि हाँ, हमारा जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करना। अब आप देखिए ना, छठ के मौके पर जब लोग आए तो अपना मतदान करके वापस लौटे, है ना, उसके बाद ही कई सारी तो कई जो परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा। और अगर आप वोट परसेंटेज देखें सुनीता जी, इसका मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वोट परसेंटेज में बहुत कमी नहीं आई है। आरजेडी के वोट परसेंटेज में, कांग्रेस के वोट परसेंटेज में, सीपीआई एमएल के वोट परसेंटेज में 2020 की तुलना में कमी ज्यादा नहीं आई है। अभी तो कैलकुलेशन करना ही है, लेकिन जो कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन दे रहा है वोट परसेंटेज को लेकर, उसको आप गहराई से देखें तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि आरजेडी का जो वोट परसेंटेज था 2020 में, है ना, वो था 24% के आसपास, यानी 23 दशमलव समथिंग, जो 24 के आसपास पहुंचता था। आप अभी भी देखें, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 22.83%, ये आंकड़ा बढ़ेगा तो उसी वोट परसेंटेज के आसपास ये पहुंच जाता है। उसी तरह कांग्रेस का भी आप देखें, उसी देखिए, लेकिन हाँ, जेडीयू के वोट परसेंटेज में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, 4% की वृद्धि दिख रही है। खालिद जी की चूंकि आज का ये टॉपिक नहीं है वोट परसेंट वाला, हाँ, नहीं, आपने एसआईआर की बात की ना, डिटेल आ जाने देते तो एसआईआर जो है लोगों को जागरूक तो किया ना, तो जैसे डिटेल आ जाने देते हैं तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। एसआईआर का जहां तक सवाल है, मेरा मुद्दा यही था कि ये एसआईआर को मैं हार का कारण नहीं मानता हूँ। नहीं, मेरा ये कहना था कि महागठबंधन की हार का कारण एसआईआर नहीं है। मेरा मुख्य मुद्दा था कि मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, मेन मुद्दा इसको बना दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं इनको बहुत फायदा नहीं पहुंचाया। और दूसरी बात ये थी कि जहां तक वोट परसेंट बढ़ने का, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 10,000 रुपया जो मिला उससे वोट परसेंट बढ़ गया, क्योंकि महिलाएं ही ज्यादा निकली हैं बाहर, पुरुष उतने ही निकले हैं लगभग जितने निकलते रहे। बहुत सारे कारण है, खैर ये अलग अलग मत है, उसमें कोई बात नहीं है, आपका ये सोचना है, हमारा चूंकि अलग मत है। लेकिन एक सवाल और उस पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। आपकी दृष्टि में जो ये प्रचंड बहुमत मिला है इस तरह से कि विपक्ष एकदम मतलब धराशायी हो गया है, तो आप इसको क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, फायदा तो इसका ये होगा कि एक स्थिर सरकार होगी जो अपने निर्णय खुलकर ले सकती है, और इसमें किसी तरह की हिकअप्स नहीं होगी। जो विधानसभा के सेशन होंगे, आने वाले सेशन, उसमें भी जो कामकाज है, विधायी काज बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होगा, है ना। तो सरकार चलाने में बहुत सारी आसानी होगी, निर्णय क्षमता जो है उसकी बढ़ जाएगी। उसको फिर देखना होगा कि जो वादे किए हैं सरकार ने उसको कितनी जल्दी पूरा करती है। तो ये तो अपने जगह पे होगा, तो उसमें वो विल पावर भी आएगी और जो कुशलता और जो सुविधा है वो भी हासिल होगी। तो ये तो फायदे हैं। नुकसान ये है कि निरंकुशता बढ़ जाएगी, एब्सोल्यूट पावर डेमोक्रेसी में आ जाना और विपक्ष एकदम किनारे लग जाना,
कहीं कोने में चला जाना। अब आप देखिए ना कि विपक्ष के कितने सदस्य जीत कर जा रहे हैं विधानसभा में, तो जब सेशन होगा तो वहां पे जो अटेंडिंग होंगे, यानी सारे के सारे तो 100% अटेंडेंस होगा नहीं, उसमें जितने लोग अटेंडिंग होंगे तो वो संख्या और कम हो जाएगी, और फिर उसमें जो है घूमने फिरने का सिलसिला होता है, तो वो उस ढंग से चीजों को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि शक्ति नहीं होगी, उतनी ताकत नहीं होगी, और सत्ता पक्ष ये खतरा तो होता है कि निरंकुशता बढ़ जाएगी और अपने मन मर्जी के हिसाब से बहुत सारी चीजें करने की स्थिति बन सकती है, जिससे बचना होगा। सत्ता पक्ष को इससे बचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र बहुत जिम्मेदारी देता है। अगर आपको जनादेश मिला है तो आपके साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जिन्होंने आपके लिए वोट किया और नहीं किया, ये सब बराबर हो जाते हैं जब आप सत्ता में आ जाते हैं। तो निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, इसका डर इससे बढ़ जाता है, लेकिन सरकार के कामकाज के तरीके से उस पे विराम चिन्ह लगाया जा सकता है। हाँ खालिद जी, देखिए, आप ही की बातों को मैं भी रिपीट करूंगी, मिलता ही जुलता विचार है हम लोग का। बस पॉइंट वाइज मेरा भी अपना मत है कि जो डर है वो डर दो तीन है। पहला डर तो ये है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स बढ़ने का डर, जिसकी समर्थक मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स से लोगों में अकर्मण्यता आती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत राज्य और देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे बहुत अच्छा नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ये रणनीति अच्छी है, पर ओवरऑल राज्य की सेहत के लिए या देश की सेहत के लिए ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जो तटस्थता आने का डर, यदि हम हारते नहीं है तो डर नहीं रहता है। पहले से भी नीतीश जी के कामकाज में तटस्थता थोड़ी आई है। लोग ये फील करते हैं कि उनके पहले और दूसरे टर्म की तुलना में बाद के टर्म उतने बेहद प्रभावशाली नहीं रहे। तो ये तटस्थता और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं सरकार ये मान जाएगी कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार के बहुत से काम लोगों ने विकल्प के तौर पर आरजेडी को नहीं चुना, ये दूसरी बात है, लेकिन आप सर्वोत्तम विकल्प हैं, ये बात नहीं है। समय का सदुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पे ये चर्चा शुरू हो गई है, तो सुनीता जी ये चर्चा जरूर कर लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे ना। हाँ, वो तो हम लोग करते हैं, चूंकि इस बात को खत्म करके। तो एक तटस्थता जो आ रही है वो, और तीसरा जो एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं, लेकिन शासन में भ्रष्टाचार है और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको सुधार की जरूरत है, और इस प्रचंड जीत से इस अहंकार में नहीं आना चाहिए। उससे बचते हुए सरकार काम करे। और बाकी जो आपने कही दिया है कि स्थिर सरकार के फायदे भी होते हैं। अब ये डर नहीं है कि चाचा पलट जाएंगे, है ना, क्योंकि वो मौका नहीं है। तो यही रहना है तो 5 साल जम के काम कीजिए। बिहार में जो नहीं हुआ वो कीजिए। कहीं ना कहीं एक कानून का राज और बढ़िया से कायम करके और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर यहाँ निवेश का माहौल बनाइए, औद्योगिकरण कीजिए, बिहार को भी अग्रणी राज्यों के जो कतार में लाके खड़ा कीजिए, यही उम्मीद करती है। तो इसका सवाल जवाब दे दीजिए, चाचा पलटेंगे नहीं है तो हो गया। मुख्यमंत्री का सवाल है, तो जो मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि शायद बीजेपी की तरफ से ऐसा संकेत आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आपकी कोई विशेष जानकारी हो तो बताइए। देखिए, मैं भी इस बात को लेकर श्योर हूं, क्योंकि बीजेपी कम से कम इस समय ये कदम नहीं उठा सकती है। एक तो छवि का नुकसान होगा, दूसरा ये है कि आने वाले बहुत सारे चुनाव हैं, उस पर असर पड़ सकता है। अलग अलग जगहों पे गठबंधन बनाने की स्थिति हो सकती है, तो जो पार्टनर्स हैं वो बिखर जाएंगे। और दूसरा ये है कि जदयू को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वो जदयू के साथी है। और नीतीश कुमार की तो मजबूरी हम सभी देख चुके हैं कि भाई आरजेडी उस स्थिति में नहीं है कि उसके साथ जाकर वो कंफर्टेबली सरकार बना सकते हैं, तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन बीजेपी भी उनसे दूरी नहीं बना सकती है, इस वक्त की मजबूरी है। लेकिन हाँ, कितने दिनों तक, लंबे समय तक वो रहेंगे, ये प्रश्न अपनी जगह पे। हाँ, ये तो भविष्य की बात है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। और 6 महीने वाले होंगे या 1 साल वाले होंगे, उनके स्वास्थ्य पर डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से, कि यदि स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, एनर्जेटिक रहे, तो विकल्प में है कौन। देखिए, नीतीश कुमार का विकल्प है ही नहीं कोई बिहार में। कोई ऐसे उनके कद का कोई नेता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी हो। जनसुराज भी
कोई ऐसा मुखड़ा नहीं ला पाई। जो आप किंग मेकर हैं, लेकिन किंग के रूप में कोई ऐसा चेहरा जो ऐसा दमदार हो कि नीतीश कुमार जनसुराज की तो चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि उसके सूत्रधार ही ने कह दिया था कि भाई हम अर्श पे रहेंगे, फर्श पे, तो वो फर्श पे लेट गए हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। तो बस कुल मिला के है कि नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार फिलहाल तो रहने वाले हैं। आगे तो भविष्य की बात है, ये देखेंगे कि क्या होता है। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।